नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है और हमने बोला था कि बुधवार को हमारा फर्स्ट वीडियो अपलोड हो जाएगा। फर्स्ट वीडियो हम ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन के लिए हम लोग बात करेंगे। इसमें ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन कैसे होता है, कौन सी एजेंसी ऑर्गेनिक टीसी ट्रांजैक्शन सर्टिफिकेट को अलाउ करती है, कौन सी एजेंसी आपको ऑर्गेनिक के लिए सर्टिफाइड है, कौन से एजेंसी में आपको ऑर्गेनिक ट्रांजैक्शन के लिए या ऑर्गेनिक बिजनेस के लिए आपको कौन सी एजेंसी में रजिस्टर्ड होना है, ये सारी बातें आज डिटेल में बात करेंगे। तो दोस्तों तैयार हो जाइए। आप सबका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल टेक्सटाइल स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशन। जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, वो उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि कृपया लाइक और सब्सक्राइब कर ले, कि जैसे ही हमारा कोई भी वीडियो अपलोड होगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसको देख के सीख के कुछ अच्छा कर सकते हैं अपने जीवन में। सबसे पहले ऑर्गेनिक होता क्या है? ऑर्गेनिक उत्पाद कोई भी उत्पाद जिसमें खाद या रासायनिक कोई भी कीटनाशक दवाइयाँ या आपको उसको बढ़ाने के लिए या जल्दी पकाने के लिए, उसके साइज को बढ़ाने के लिए कोई कीटनाशक दवाइयाँ या कोई वैसे भी मेडिसिन नहीं दिया जाता हो, जो नेचुरल टाइम से नेचुरल प्रकृति के द्वारा जो उत्पाद तैयार होता है उसे हम ऑर्गेनिक उत्पाद कहते हैं। अब ऑर्गेनिक उत्पाद क्यों होता है? अभी रिसेंटली बहुत दिनों से आपने देखा होगा कि लोग क्या करते हैं, अब कोई फल है वो बड़ा नहीं हो रहा जल्दी तो उसमें सुई लगा देते हैं, उसमें इंजेक्शन देते हैं, या कुछ ऐसी मेडिसिन होती हैं जिसको खाने से, या वो जहर होता है, ये स्लो पॉइजन होता है, उसके खाने से तमाम तरह की बीमारियां होती है, कैंसर होती है, ये बहुत सारे होते हैं। इसलिए ये ऑर्गेनिक खेती की जाती है। अब ऑर्गेनिक खेती सब में होती है, फूड्स आइटम में भी होती है, आप कपड़ा पहनते हो उसमें भी ऑर्गेनिक होती है। टेक्सटाइल स्टैंडर्ड में गारमेंट और टेक्सटाइल के लिए ये ऑर्गेनिक कपास बनते हैं और इसके लिए उससे धागे बनाए जाते हैं, वो भी ऑर्गेनिक ही होता है। उसके बाद उसका फैब्रिक बनाया जाता है, फैब्रिक के बाद वो फिर गारमेंट्स बनते हैं जो आप तक पहुंचती है, वो ऑर्गेनिक में ही आती है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए, गारमेंट एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए जो एजेंसी है वो पूरे विश्व में एक ही एजेंसी है जिसका नाम है गॉट्स, ग्लोबल ऑर्गेनिक टेक्सटाइल स्टैंडर्ड। ये वर्ल्ड वाइड सारा ऑर्गेनिक का काम देखती है। ये टेक्सटाइल और गारमेंट इंडस्ट्री के लिए है। आपको रजिस्टर्ड होना है या कुछ भी होना है तो ये गॉट्स में ही रजिस्टर्ड होना है। अगर आप टेक्सटाइल या गारमेंट और टेक्सटाइल में बिजनेस करते हैं, या आप गारमेंट या टेक्सटाइल में जॉब करते हैं, या फिर गारमेंट और टेक्सटाइल का काम स्टार्ट करना चाहते हैं और ऑर्गेनिक फैब्रिक का काम करना चाहते हैं, ऑर्गेनिक गारमेंट्स का काम करना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले गॉट्स में रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। अब गॉट्स में रजिस्टर्ड कैसे होगा? गॉट्स में खुद रजिस्ट्री नहीं होती है। आप अगर रजिस्टर्ड करना चाहोगे तो गॉट्स में खुद रजिस्ट्रेशन नहीं होता। गॉट्स ने पूरे वर्ल्ड वाइड एटलीस्ट 25 ऐसे सर्टिफायर हैं, सीबी सर्टिफाइड बॉडी, सर्टिफिकेशन बॉडी, ये आप 25 हैं वर्ल्ड वाइड जो
इस काम को देखती है। वो आपसे रजिस्ट्रेशन फीस लेती है और वो गॉट्स को फॉरवर्ड करती है। गॉट्स में रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप किसी भी सीवी सर्टिफिकेशन बॉडी के पास आपको जाना पड़ेगा। इसमें बहुत सारे हैं, कंट्रोल यूनियन है, GSECS है, IDFL है, इकोसर्ट है, इंटरटेक है। तो ये सारे हैं और भी बहुत सारे हैं, लेकिन अभी इंडिया में जो जिन्हें हम जानते हैं या जिनसे हम काम किए हुए हैं वो यही कंपनियां हैं जो गॉट्स में रजिस्टर्ड करवाती है। अब गॉट्स का एम क्या है? गॉट्स का एम है कि कोई भी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, कोई भी अगर कहता है कि मैं ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बेच रहा हूं तो उसको उत्पाद स्टार्ट होने से लेकर के कस्टमर तक पहुंचाने के लिए जो भी जिम्मेवारी है वो गॉट्स निभाती है। अब मान लो हमने ये शर्ट पहनी हुई है, अब ये शर्ट ऑर्गेनिक है। अब ये शर्ट ऑर्गेनिक अगर दुकानदार हमें कह रहे कि ऑर्गेनिक है तो हम तो मान लेंगे, लेकिन इसमें लेबल भी होनी चाहिए ऑर्गेनिक। वो क्या करती है कि इसका रुई कहाँ बना, रुई कपास का उत्पाद किसने किया, वो उसके बाद रुई कहाँ से बनी, वो भी ऑर्गेनिक था या नहीं था, धागा बना, धागे ऑर्गेनिक थे या नहीं थे, धागा से फैब्रिक बना तो फैब्रिक ऑर्गेनिक धागों से बना या नहीं बना, इसके बाद फिर डाइंग हुई, प्रिंटिंग हुई और इसके बाद स्टिचिंग वगैरह होके ये मार्केट में हम एज ए कस्टमर हमारे पास आ गई। तो ये गॉट्स सुनिश्चित करता है कि आप जो कपड़े ऑर्गेनिक ले रहे हो वो 100% आपका सही ऑर्गेनिक है। अब इसके लिए क्या होता है, इसके लिए ट्रांजैक्शन सर्टिफिकेट होती है। जैसे कोई कपास उत्पादन करता है तो कपास वाले ने मिल वालों को दिया, उसने रुई बनाया, रुई वालों ने धागे को दिया, धागे वालों ने फैब्रिक वाले को दिया, फैब्रिक वालों ने मान लो जो गारमेंट्स बनाते हैं उनको दिया, गारमेंट्स वालों ने जो उनके बायर होते हैं, अब हमें तो देगी नहीं सर्टिफिकेट बिकॉज हम तो इंडिविजुअल पर्सन है तो हमें नहीं देगी। हम सिर्फ इस पे लेबल देख सकते हैं कि अगर ऑर्गेनिक लिखा हुआ है तो ले सकते हैं। अब कोई गलत भी कर सकता है, गलत कर सकता है, मार्केट में आप ऑर्गेनिक लिख के बेच भी सकते हो, लेकिन अगर आप पकड़े जाओगे तो इस पे जुर्माना भी होता है। तो कोई गलत बेचता नहीं है वैसे, लेकिन क्या आप करने वाले तो सही में भी गलत कर देते हैं और कहीं भी गलत कर देते हैं। जो गलत करने वाले हैं वो तो कहीं भी गलत कर लेते हैं, लेकिन जो लेबलिंग होती है या जिनको अप्रूवल होता है वो गॉट्स प्रमाणित करता है कि हमने जो भी ये कपड़ा बेच रहे हैं, मार्केट में उतार रहे हैं, वो 100% ऑर्गेनिक है। अब ये कपड़ा मान लो ऑर्गेनिक 100% है, इसका तो ट्रांजैक्शन सर्टिफिकेट दे देगा। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं, जैसे पहले तो ऑर्गेनिक उसी को अप्रूव्ड कर दी थी जिसका कम से कम 95% मटेरियल ऑर्गेनिक होता था और 5% अदर कंटेंट होता था। लेकिन अब क्या हो गया कि गॉट्स ने अप्रूव्ड कर दिया कि ओरिजिनल गॉट्स 70% कम से कम होनी चाहिए। इसके अलावा अगर 30% अदर कंटेंट भी है तो हम उसको अप्रूव्ड कर देंगे एज ए गॉट्स। तो अगर किसी भी प्रोडक्ट में 70% गॉट्स हैं और 30% अदर कंटेंट भी है तो उसको गॉट्स के टीसी मिल जाएंगे, उसको गॉट्स कहा जा सकता है। ऐसा नहीं है कि पहनने वाले कपड़े ही सिर्फ गॉट्स होते हैं, इसके अलावा घरेलू सामान जैसे कपड़ों के खिलौने होते हैं, बेडशीट होती हैं, गद्दे होते हैं, या
और भी इसके उपकरण भी होते हैं। आपका जूते हो गए, पर्सनल केयर हो गए, इसके अलावा आपको फूड हो गए, तो ये सब ऑर्गेनिक में कवर्ड होते हैं। ये सबको गॉड्स सुनिश्चित करता है कि ये ऑर्गेनिक है, और उसको प्रमाणित करने के लिए ये सारे ट्रांजैक्शन सर्टिफिकेट दिए जाते हैं। अब गॉड्स में आपको रजिस्ट्रेशन के लिए क्या क्या चाहिए? गॉड्स में सबसे पहले अगर आप एज ए ट्रेडर या एज ए मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरिंग का छोड़ दो, अभी एज ए ट्रेडर हम कहते हैं। एज ए ट्रेडर अगर किसी को भी गॉड्स में रजिस्टर्ड होना है और पहले से वो अगर गॉड्स बेच रहा है तो वो तो इनवैलिड है, वो बेचना गलत है। गॉड्स में रजिस्ट्रेशन के लिए आपको कंपनी की जीएसटी नंबर, कंपनी का जो एड्रेस प्रूफ, कंपनी का कितने एम्प्लाई हैं, कंपनी का क्या नेचर है, नेचर ऑफ बिजनेस, कंपनी में किसी को वो 18 साल से कम के लेबर तो नहीं है, कंपनी लेबरों के साथ कैसा व्यवहार करती है, ये कंपनी का डिटेल होते हैं जो गॉड्स में रजिस्ट्रेशन के लिए ज़रूरी होते हैं। अब वो आपको कहेंगे कि मुझे कम से कम 2 बायर बताओ, 2 सप्लायर बताओ कि कौन कौन किससे आप परचेज करोगे माल। बायर का नहीं भी दोगे या वैसे भी लिख दोगे तो चलेगा, लेकिन सप्लायर का वो कहते हैं कि सप्लायर का दो और उनका स्कोप सर्टिफिकेट दो। स्कोप सर्टिफिकेट होता है जब कोई भी बायर या सप्लायर गॉड्स में रजिस्टर्ड हो जाता है तो उसको एक सर्टिफिकेट मिलती है जिसको स्कोप सर्टिफिकेट बोलते हैं। वो पूरे 1 साल के लिए वैलिड होता है। अब 1 साल के लिए वैलिड होता है और नेक्स्ट ईयर फिर उसको अगर रिन्यूअल कराना है तो आपका नेक्स्ट ईयर फिर ऑडिट होगा। ये ऑडिट कोई दूसरा नहीं, जिस सीबी में आप रजिस्टर्ड हुए हो, जैसे अभी आपको पीछे बताया था हमने कि अगर मान लो आपने कंट्रोल यूनियन में रजिस्टर्ड हुआ है या आईडीएफएल में रजिस्टर्ड हुए हो या इंट्राटेक में रजिस्टर्ड हुए या जीएससीएस में रजिस्टर्ड हुए, तो किसी में भी अगर रजिस्टर्ड हुए तो वो सर्टिफिकेशन बॉडी जो होती है सीबी, वो अपने ऑडिटर के थ्रू ऑडिट करवाती है। इसके बाद नेक्स्ट ईयर आप कंटिन्यू होगे। अगर आपने सारा डिटेल सही दे दिया, आपने अपना स्टॉक दिखा दिया उनको कि हाँ हमने इतना परचेज किया है, इतना सेल किया है, अगर सही आपने सब कुछ बता दिया, सारा कुछ आपका एनसी होता है उसमें, ये एनसी क्लोज करना होता है। एनसी अगर क्लोज हो गया सारे आपके, तो आपको फिर नेक्स्ट ईयर कंटिन्यू होना पड़ेगा। अगर इस बीच में आपने गलत किया है कि मान लो आपने खरीदा 10 किलो ऑर्गेनिक, बेच दिया 20 किलो ऑर्गेनिक, तो आपके पास जब था ही नहीं तो कहाँ से बेचा? तो ये सब अगर गलती रहेगी तो आपका वहीं से विड्रॉ हो जाएगा, आपका कैंसिल हो जाएगा, आपको फिर नेक्स्ट ईयर कंटिन्यू नहीं होना पड़ेगा, नहीं करेंगे वो। देन इसके बाद रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है। रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस में बता रहा हूँ कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको वो मांगेंगे। इसके अलावा जो उनके चार्जेबल अमाउंट होते हैं, कुछ अमाउंट सीबी के होते हैं और कुछ गॉड्स के होते हैं। वो सारा अमाउंट जाने के बाद वो लोग आपका ऑडिट फाइनलाइज करेंगे कि हम फलाने डेट को ऑडिट आपका करेंगे। ऑडिट होने के बाद आपका कम से कम 10 से 15 दिन लगेगा स्कोप सर्टिफिकेट आने में। जब तक आपका स्कोप सर्टिफिकेट नहीं आया है तब तक आप समझो कि ऑर्गेनिक का कोई ना तो सेल कर सकते हो ना परचेज कर सकते हो। सॉरी, परचेज कर सकते हो। परचेज आप तब से कर सकते हो जब से आपका ऑडिट हो गया। ऑडिट होने के बाद जब वो ऑडिट रिपोर्ट सबमिट कर देते हैं कंपनी में, किसी भी जिसका भी ऑडिटर आएगा, जैसे मान लो कंट्रोल यूनियन का ऑडिटर आया, उसने कंट्रोल यूनियन के साइट पे अपना ऑडिट रिपोर्ट डाल दिया, कोई एनसी नहीं है, तो
आपको ऑडिट रिपोर्ट साइन भी करवाएंगे वो, और इसके बाद से ही वो अपलोड कर देंगे। उसके विदिन 24 आवर आप परचेज तो कर सकते हो किसी भी माल का, लेकिन सेल नहीं कर सकते। अब सेल आप तब करोगे जब आपके पास जिस दिन स्कोप सर्टिफिकेट आ जाएगा। स्कोप सर्टिफिकेट आने के बाद आप उस माल को उस डेट से, जब जिस स्कोप सर्टिफिकेट पे जो भी डेट लिखा रहेगा उस डेट के बाद आप सेल कर सकते हो। अब ये तो हो गया आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बाद मैं बता रहा हूँ कि कैसे करना है, सेल परचेज कैसे करना है। सेल परचेज में 2-3 चीज़ जरूरी है। एक तो आपने अगर उसमें भी रजिस्ट्रेशन में भी होते हैं, एक होता है कि नॉर्मल रजिस्ट्रेशन होना है, एक होता है विद स्टॉक, मतलब स्टोर के साथ आप अगर रजिस्टर्ड होगे। अगर आपका सेम एड्रेस पे स्टोर रहेगा तब तो वो कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं करेंगे। अगर स्टोर आपका अलग अलग है कि आपका सेलिंग यूनिट मान लो A32 गांधीनगर दिल्ली है और आपका गोडाउन A44 गांधीनगर दिल्ली है, तो इसमें क्या हो, आपको वो चार्जेस लगा लेंगे, वो अलग से चार्जेस, वो एटलीस्ट 40,000 के आसपास होता है जो उसके एक्स्ट्रा लेते हैं। अब इस दोनों में अंतर क्या है? अगर आप विदाउट स्टोर रजिस्टर्ड हुए हैं तब आपको कोई भी माल को विदिन 15 डेज और मैक्सिमम 20 डेज आपको उस माल को सेल करना है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि मान लो आपने एक माल 1 तारीख को आपकी परचेज बिल आ गई, अब उसको सेल आपने किया अगर 25 तारीख को, तो वो आपको अगर विदाउट स्टॉक आपने रजिस्ट्रेशन करवाया तो वो आपको टीसी को अप्रूव नहीं करेंगे। अब कहेंगे क्यों? क्योंकि आपने इतना दिन माल कहाँ रखा, और गॉड्स में ये रूल है कि कोई भी माल आप अपने पास ही रख सकते हो। आपको वो 15 डेज इसलिए मिलता है कि मान लो आप दिल्ली में हो और माल आपका तमिलनाडु से आया, बाई रोड आने में कम से कम 7 से 8 दिन लग जाते हैं। अब 7 से 8 दिन वहाँ लगे, 1-2 दिन आपने ट्रांसपोर्ट वाले ले लेंगे तो 10 दिन हो गया, लेकिन और 4-5 दिन के अंदर में आपको सेल करना होता है। अगर उससे ज़्यादा है तो इसका मतलब आपने स्टोर करा है माल, तो स्टोर करा है तो कहाँ करा है, और अगर स्टोर कहीं करा है तो आपने स्टोर यूनिट क्यों नहीं ऐड करवाया। तो ये सब थोड़े बहुत उलझने होती हैं। और अगर आपने स्टोर यूनिट ऐड करवा लिया, स्टोर यूनिट ऐड करवाए हो, तो आप उस किसी भी माल को आज परचेज करो, 6 महीने बाद सेल करो, साल भर बाद सेल करो, 2 साल बाद सेल करो, कोई कुछ पूछने वाला नहीं रहेगा कि आपने क्यों नहीं सेल किया, क्योंकि आपने ऑलरेडी स्टोर रख रखा है। स्टोर रख रखा है इसका मतलब आप अपने स्टोर में माल रख रहे हैं। तो ये दो तरह के हैं जो रजिस्ट्रेशन में आपको होते हैं। अब आपने सेल कर लिया, आपने रजिस्ट्रेशन आपका हो गया, सब कुछ हो गया। अब इसके बाद इसको मैनेज कैसे करना है? फर्स्ट तो ये कि आप जो भी माल खरीद रहे हो उसके सारे परचेज बिल आपको चेक करने हैं कि जो एड्रेस आपके कोर्ट्स में रजिस्टर्ड है उसी एड्रेस पर आपने खरीदा है, या आपके परचेज इनवॉइस पे वही एड्रेस मेंशन है या नहीं। दूसरी, आप अगर कोई भी परचेज ऑर्डर काटोगे तो वो अपने एड्रेस का ही काटोगे। जैसे आप मान लो XYZ एड्रेस से रजिस्टर्ड हो तो आप XYZ से ही परचेज ऑर्डर काटोगे। आपका सेल इनवॉइस भी XYZ से ही बनना चाहिए, क्योंकि वो अगर आपका सप्लायर आपको टीसी देगा
तो जिस एड्रेस पे उसने बिलिंग करी है उसी एड्रेस पे आपको टीसी देगा और उसी एड्रेस का ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट होगा। अब तो ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट की जगह ई वे बिल मैंडेटरी कर दिया। अब ई वे बिल डुप्लीकेट तो बनते नहीं है, तो वो साइड से ही आते हैं और एक बार बन जाते हैं, दोबारा बनते नहीं। वो 24 आवर में के बाद वो चेंज भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। वन टाइम बन गया और आपको खत्म। 24 आवर के बाद जो बना है वही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। तो सबसे पहले तो एड्रेस वेरीफाई करना है परचेज उतारे पे। इसके बाद आप किसी भी पार्टी को, सप्लायर को अगर आप सेल कर रहे हो तो उससे आप जरूर पूछ लें या उसका स्कोप सर्टिफिकेट ले लें कि सर आप कौन से रजिस्टर्ड। अगर वो रजिस्टर्ड नहीं भी है तब भी उसका बन जाएगा। लेकिन इन केस अगर वो रजिस्टर्ड है और मान लो उसके 3 एड्रेस हैं, आपको पहले से कोई और एड्रेस चल रहा है और उसने गॉड्स में कोई और एड्रेस दे रखा है, तो इन केस अगर उसको एक्सपोर्ट यूनिट में आपने सेल नहीं करा या उसके सेल यूनिट में आपने नहीं दिया, तो बाद में वो एड्रेस का प्रॉब्लम होता है और वो बाद में चेंज नहीं होता है। तो ये तो रही एड्रेस वेरिफिकेशन की। दूसरी, सेल परचेज भी देखना है। आपको हर साल जब भी ऑडिट होगा तो ऑडिटर आपको मास बैलेंस मांगेगा। मास बैलेंस में क्या है, आपको सेल परचेज की डिटेल होनी चाहिए कि हम एक टीसी में मान लो हमने 10,000 किलो खरीदा है। अब 10,000 किलो हमने कहाँ कहाँ बेचा, किस किस टीसी के अगेंस्ट में बेचा। अब मान लो हमने 50,000 मीटर कपड़ा एक पार्टी से खरीदा एक बिल के अगेंस्ट में। अब उसको हमने 5-5, 7-7 हज़ार करके 10 पार्टी को या 5 पार्टी को बेच दिया, तो उसी टीसी में से डिवाइड होगा। तो उस सारे की डिटेल, उस ट्रांजैक्शन सर्टिफिकेट की डिटेल आपने रखनी है कि हमने किस किस को दिया और कैसे कैसे दिया। तो ये आपको स्टॉक मेंटेन भी करके चलनी है। आपको आपका सेल परचेज हो गया, सेल हो गया और स्टॉक हो गया। अब क्या हुआ है, अभी कुछ नए आए हैं, ट्रेसिबिलिटी। ट्रेसिबिलिटी मीन्स आपको हर उसका जितने भी ट्रांजैक्शन सर्टिफिकेट आप अप्लाई करोगे उसका ट्रेसिबिलिटी तो नॉर्मल ट्रेसिबिलिटी तो हो गया, आपका सेल हो गया, परचेज हो गया, सेल ऑर्डर हो गया, परचेज ऑर्डर हो गया और दोनों का ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट है। अब क्या इन्होंने कर दिया है, अब इन्होंने कर दिया है फाइनेंशियल ट्रेसिबिलिटी कि आपने मान लो परचेज किया, आपने उसको सेल किया, आपको उससे पेमेंट आया और आपने अपने सप्लायर को पेमेंट किया। तो ये इन्होंने क्या किया है कि अब ये फाइनेंशियल ट्रेसिबिलिटी भी मांगने लगे हैं। तो आपको या तो बिल पे लिख के दो, मान लो किसी पार्टी को आपने 1 तारीख को माल सेल किया, अब उसका आपको 20 तारीख को या 15 तारीख को या 10 तारीख को आप टीसी बना रहे हो, तो पेमेंट तो नहीं आ जाएगी। हो सकता है किसी का आ भी सकता है, मान लो किसी का कैश का सौदा होगा तो वो आ भी सकता है, लेकिन किसी का मान लो पेमेंट टर्म 30 डेज है या 35 डेज है, 40 डेज है, 60 डेज है, 90 डेज है, मतलब कुछ भी है, तो 15 दिन में तो पेमेंट नहीं आ जाएगी। तो उसके लिए क्या करना है, आपको अपने बिल पे लिख के देना है कि हमारी पेमेंट टर्म 30 डेज है, 60 डेज है, 90 डेज, कोई भी हो, जो भी आपका पेमेंट टर्म्स है वो लिख के देना है। अगर आपका 90 डेज का मान लो पेमेंट टर्म्स है और आप टीसी अप्लाई कर रहे हो 91 दिन में, तो आपको या तो पेमेंट दो, नहीं तो आपका टीसी अप्रूव नहीं होगा। ये हो गया। अब पीछे वाले का पेमेंट कैसे करना है, अपने सप्लायर का भी तो पेमेंट का दिखाना होगा, तो अब वो भी देखना है आपने ही। देखना क्या है कि या तो आपके सप्लायर के बिल पे लिखा हो कि आपका पेमेंट टर्म्स 30 डेज है, 60 डेज है, 90 डेज है। नहीं तो आपने सप्लायर को जो पेमेंट दिया है उसका पेमेंट ऑफ प्रूफ दिखा दो। पेमेंट प्रूफ में क्या होगा,
कि आपको पार्टी का लेजर जाएगा और बैंक की स्टेटमेंट जाएगी कि आपने बैंक के स्टेटमेंट में आपके अकाउंट से डेबिट हुआ है और जो पार्टी से आया वो आपके बैंक के अकाउंट में क्रिएट हुआ है। तो ये आपको फाइनेंशियल ट्रेसेबिलिटी दिखानी पड़ेगी। अब ये फाइनेंशियल ट्रेसेबिलिटी आप उस दोगे, दिखाओगे, सेल दोगे, परचेज दोगे, ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट दोगे, फाइनेंशियल ट्रेसेबिलिटी दोगे, ये सारे दोगे तब जाके आपको टीसी अप्रूव्ड होगा। ये आपको थ्योरी हम इसलिए बता रहे हैं कि आपको ये समझ में आ जाए। आपको इसका प्रैक्टिकल भी दिखाएंगे, आपको साइट पे भी लेके चलेंगे और आपको दिखा देंगे कि कैसे अप्लाई किया जाता है और कैसे अप्रूव्ड होता है। अप्रूव्ड तो आप नहीं करोगे, अप्रूव्ड वो सीबी करेगी, जो भी सर्टिफिकेशन बॉडी है वो करेगी, लेकिन आपको जो अप्लाई करना है वो हम आपको ऑनलाइन भी दिखाएंगे। लेकिन आज के वीडियो में नहीं, अभी 2-3 दिन तो थ्योरी ही चलेगी, इसके बाद हम आपको प्रैक्टिकल भी दिखाएंगे, साइट पे ले जाके दिखाएंगे। तो हम आप लोगों से विदा लेते हैं और ये जो हमने इस वीडियो में कुछ बताया है वो आप देखिए, समझिए। अगर कुछ समझ में नहीं आए तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, हमें जब भी टाइम मिलेगा हम आपको उसका जवाब दे देंगे। और अगर इस वीडियो में कोई त्रुटि हो या कुछ ऐसा लगे, आपको कुछ सजेशन हो तो आप मुझे बताइए, मैं आपको उस त्रुटि को दूर करने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों आपसे विदा लेता हूँ, सबको राम राम, नमस्कार, धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में इसी तरह अगले थ्योरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।